आज मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बायो युग ग्रीन कमांड जैसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, बलरामपुर चीनी मिल और लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड ने मिलकर एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव प्रारंभ किया है और आप लोग किस तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, वह पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा प्रतीक है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि यह भारत के भविष्य, हमारी आत्मनिर्भरता और एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इसलिए मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि यह कदम जमीनी स्तर पर आप सबके सहयोग से उठाया जा रहा है। साथियों, यह बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। लगभग 1 दशक पहले तक प्रदेश में गन्ना किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती और चीनी मिलों की भी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी अच्छी स्थिति नहीं थी। इतनी संभावनाओं के बावजूद कृषि और बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में अपेक्षित विकास जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। साथियों, गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा प्रभावी तरीके से दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली युग से आगे बढ़कर आज हम बायो युग की बात कर रहे हैं। यह परिवर्तन डबल इंजन सरकार यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व वाली यह परिणाम। साथियों, आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा ध्यान वृक्ष के पौधे लगाने पर, पानी बचाने और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए इसी पर केंद्रित करता है। ये सब जरूरी है और मैं जरूरी ही नहीं मानता बल्कि मैं मानता हूं कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज मैं आपके साथ इससे थोड़ा हटकर एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिस पर शायद हम रोजमर्रा की चर्चा में बात नहीं करते। साथियों, क्या हमने कभी सोचा है जो प्लास्टिक रोज इस्तेमाल करते हैं वो कहां तक पहुंच चुका है? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी सुविधा के लिए जो छोटी सी बोतल है, जो डिस्पोजेबल गिलास है, जो पैकेट है, वो पर्यावरण के साथ साथ माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे शरीर के भीतर तक भी घर कर दिया है। साथियों, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च यह बताते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के कण अब नवजात शिशुओं के ब्लड तक में पाए जाते हैं। यानी अभी जन्मे बच्चे के रक्त की जांच यदि कराई जाए तो उसमें भी प्लास्टिक के बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत ही सूक्ष्म मिल रहे हैं। यह सब हमारी सुविधाओं की कीमत। हम बोतल बंद पानी पीते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में हम खाना खाते हैं, तो हर धूप के साथ, हर निवाले के साथ हम प्लास्टिक को अपने भीतर डालते हैं। साथियों, मैं कोई डरावनी कहानी यहां पर नहीं बता रहा हूं बल्कि यह वैज्ञानिक सच्चाई है जो अब हर दिन नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। पिछले ही साल वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि दुनिया भर में हर साल लगभग 3.5 लाख लोगों की मृत्यु माइक्रो प्लास्टिक के कारण होती है। और एक दूसरी रिपोर्ट यह बताती है कि हर साल लगभग 1 लाख मेरीन मैमल्स की मृत्यु प्लास्टिक कंज्यूम करने के कारण होती है। हर साल लगभग 25 मिलियन टन प्लास्टिक हमारी नदियों में जा रहा है। 25 मिलियन टन प्लास्टिक हमारी नदियों में जा रहा है और इसका नतीजा क्या है? हमारी सेहत पर,
इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, क्या बुरा असर हो रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी बीमारियों के साथ में जन्म लेती है और हम चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। और साथियों, यह केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र में भी प्लास्टिक के पहाड़ बन गए और अनगिनत समुद्री जीव, मछलियां और जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई। सैकड़ों प्रजातियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। समुद्र की भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई। हमारी नदियां, हमारी जमीन, हमारी हवा, सब में प्लास्टिक घुल चुका है। जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वह सैकड़ों सालों तक मिट्टी में पड़ा रहता है, वह जमीन को बंजर बनाता है, पानी को वह जहरीला बनाता है। हालांकि प्लास्टिक अपने आप में बहुत बुरी चीज नहीं है। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान ही बनाया है। असली समस्या है उसकी हैंडलिंग, उसको फेंकने का हमारा तरीका, और यह जैविक रूप से नष्ट नहीं है। प्लास्टिक एक नेसेसरी एविल यानी एक आवश्यक बुराई नहीं है। जरूरत इस बात की है, इस आवश्यक बुराई में से इविल को निकाल कर इस आवश्यक बुराई में से बुराई यानी इविल को निकालकर उसे प्रकृति के अनुकूल बनाया है। और इसी दिशा में आज बलरामपुर चीनी ने जो कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं बलरामपुर शुगर मिल्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, मुझे जानकर अच्छा लगा, आप लोग गन्ने से पीएलए यानी पॉलीलैक्टिक एसिड बनाते हैं। पीएलए एक तरह का बायोप्लास्टिक होता है, आप सभी जानते हैं, जो पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी समय के साथ मिट्टी में मिल जाता है। इसे प्रकृति डाइजेस्ट कर लेती है। और कई रिसर्चेज में यह सामने आया है कि पीएलए माइक्रोप्लास्टिक लगभग 180 दिनों यानी 180 दिनों में ही ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विघटित हो जाता है। इसका मतलब पीएलए माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में कोई अस्थायी प्रदूषण नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह बनता है कि हमारे अपने खेतों में उगने वाले गन्ने से अभी तक हम प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चे थे यानी क्रूड ऑयल पर निर्भर थे, जो बड़ी मात्रा में आयात होता है। हमें तेल आपूर्ति करने वाले क्षेत्रों में जब भी तनाव होता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित होती है। फिर इसका सीधा असर प्लास्टिक उद्योगों पर भी पड़ता है। और साथियों, अभी आप सब देख ही रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या क्या चल रहा है, और ठीक ठाक समय तक सप्लाई चेन बाधित रही। उससे कई प्लास्टिक कंपनियां प्रभावित हुई क्योंकि उन्हें कच्चा माल ही नहीं मिल पाया। लेकिन जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हैं। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है, और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं, खाद बनेगा, फर्टिलाइजर। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि इसमें हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं। हमारे किसानों का भी फायदा, देश का भी इसमें फायदा और पर्यावरण का भी फायदा। आम के आम और बुजुर्गी के दाम का मुहावरा जो हम सुनते हैं उसका सही अर्थ आप लोग सामने ला रहे हैं। इसके लिए भी आप सब बधाई के साथ। और साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बायोप्लास्टिक इंडस्ट्री पॉलिसी के माध्यम से इसके निर्माण को बढ़ावा दे रही है और हमारे सामने असीमित संभावनाएं। बायोप्लास्टिक का मार्केट लगातार बड़ा हो रहा है। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार तो 2035 तक इसके मार्केट की टोटल वैल्यू $120 बिलियन तक पहुंचे हैं। तो इतनी संभावनाओं का हमें दोहन करना है ताकि पर्यावरण को हम अनुचित दोहन से बचा सकें। इसी तर्ज पर आप एथेनॉल का उदाहरण ले लीजिए। आज भारत में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है।
यह एथेनॉल भी हमारे गन्ने से, हमारी फसलों से ही बनता है। और जब पश्चिम एशिया में संकट आया और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। लेकिन भारत उस शॉक को अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से झेल पाया, क्योंकि हमने 20% ईंधन यानी एथेनॉल तो अपने ही यहाँ प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन भारत उस शॉक को अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से झेल पाया, क्योंकि हमने 20% ईंधन यानी एथेनॉल तो अपने ही यहाँ प्रोड्यूस कर दिया। जरा सोचिए कि अगर हम उस 20% के लिए भी आयात पर निर्भर होते तो संकट कितना ज्यादा होता। और यह 20% एक तरह से हमारे लिए बफर था, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान होने से बचाया। यानी आप देखिए कि बायोफ्यूल केवल पर्यावरण नहीं बचाया, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का भी एक बहुत बड़ा हथियार बन रहा है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की जियो पॉलिटिकल उथल-पुथल से गुजर रही है, उसने हमें एक कठोर सच्चाई भी सिखाई। वह यह ग्लोबल सप्लाई चेन भी बड़ी जल्दी तनाव में आ सकती है। जिस कच्चे तेल को हम कल तक केवल एक व्यावसायिक वस्तु मान रहे थे, युद्ध और संघर्ष के समय में वही एक हथियार बन गया। उसकी सप्लाई कम हो गई, उसकी कीमतें भी बढ़ गई। यानी कि एक जियो पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत जल्दी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल क्राइसिस में बदल जाता है। इसका मतलब साफ है कि हमें अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, अपनी घरेलू क्षमता का निर्माण करना ही करना होगा, ऐसी सप्लाई चेन खड़ी करनी होगी जो स्वदेशी संसाधनों से पूरी तरह से जुड़ी है। भारत जैसे बड़े देश के लिए तो यह लेसन और भी जरूरी है। और हमें अपनी जमीन, अपने किसान, अपने संसाधन और अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा से ही ऐसे विकल्प गढ़ने होंगे जो संकट के समय भी हमारी अर्थव्यवस्था को गतिमान रखें। जब हम अपने गन्ने, अपनी फसलों, अपने जैविक कचरे से रिसोर्सेज बनाएंगे तो हम अपने सुरक्षा कवच को भी और मजबूत करेंगे और अपने पर्यावरण को भी बचाने में कामयाब होंगे। यानी पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही आत्मनिर्भरता हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत बनाए रखती है। और हम यह समझते हैं कि जो देश अपने खेतों से ऊर्जा पैदा करता है उसे दुनिया की ताकतें कभी झुका नहीं सकती हैं, ऐसा मेरा पक्का है। साथियों, जब हम इस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो यहीं पर पर्यावरण की बात आती है। यहीं पर बायोफ्यूल, बायोमटेरियल और बायो इकोनॉमी की भूमिका यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सारी चीजें केवल पर्यावरण बचाओ के नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की वह मजबूत आधारशिला है जिस पर खड़े होकर हम किसी भी बाहरी दबाव का डट कर सामना कर सकते हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का यह प्रयास मैं समझता हूं इसी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। और साथियों, यदि मैं कैंटोनमेंट बोर्ड या डिफेंस स्टेट की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि इनका दायरा कितना व्यापक और कितना महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज हमारी डिफेंस स्टेट लगभग 18 लाख एकड़ डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है। 18 लाख एकड़ डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है। और यह मैं चाहता हूं कि यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वह महज जमीन का टुकड़ा भर नहीं, बल्कि वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की एक बुनियाद है। और हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड भी गुड गवर्नेंस की एक मिसाल सेट कर रहे हैं। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड भी गुड गवर्नेंस के मामले में मैं समझता हूं किसी से पीछे नहीं है। बलरामपुर चीनी मिल के साथ मिलकर किया जा रहा यह प्रयास मैं समझता हूं कि इसी का एक उदाहरण है। और साथियों, हमारे जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं आमतौर पर उनके काम को सिर्फ डिफेंस सेक्टर से ही जोड़कर देखा जाता है।
लेकिन वास्तव में उनका काम वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बहुत ही व्यापक है। इतने बड़े एरिया का मैनेजमेंट का, वहां रह रहे सोल्जर्स और उनके परिवारों के वेलफेयर, वहां सिटीजन का ध्यान रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना, ये सब बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। लखनऊ कैंट में बोर्ड उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहा है। और इस तरह के पर्यावरण से संबंधित इनिशिएटिव सिर्फ स्वच्छता से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इस तरह के काम जो हैं वो हमारी सेनाओं का भी मनोबल बढ़ाते हैं। और साथियों, जब हमारी कैंटोनमेंट एरिया स्वच्छ होते हैं, वहाँ बीमारियां कम होती हैं, वहाँ समृद्धि आती है और हमारे सैनिकों का मनोबल स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। और इसी बढ़े हुए मनोबल का एक उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर भी है। साथियों, पिछले वर्ष पहलगाम के कायराना हमले के बाद हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, या कभी अच्छी तरह जानते हैं। हमने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे पर सटीक प्रहार करके उसे ध्वस्त कर दिया और हमने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को दोनों को निस्त नाबूद करने में कामयाबी हासिल। हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा है, हमारे पास स्वदेशी हथियार थे, हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं। यही सामर्थ्य हमें ऊर्जा, ईंधन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अर्जित करनी है, और हम यह करके रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का है। और साथियों, उस दिशा में हम सबको मिलकर आज छोटा साथी लेकिन बहुत ही मजबूत संकल्प एक लेना होगा। पहला, हम सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह ना करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह ना करेंगे और कपड़े का थैला साफ रखेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें हम भले ही कुछ मिनटों तक इस्तेमाल करके छोड़ दें, लेकिन वह प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, वह जन्म जन्मांतर तक प्रकृति में बना रहता है। इसलिए बाजार से सब्जी लाने के लिए भी आप कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, यह हमारी अपील। दूसरा, पानी की हर एक बूंद और बिजली की एक एक यूनिट हम बचाएंगे। तीसरा, आप अपने घर के कचरे तक को अच्छे से मैनेज करिए। आजकल नगर निगम वाली अनाउंसमेंट भी आप सब सुनते होंगे कि गीला कचरा हरे डिब्बे में डालिए और सूखा कचरा नीले डिब्बे में डालिए। और ये देखने में छोटी बात है, सुनने में छोटी बात है, लेकिन इससे कचरा मैनेज करने वाली अथॉरिटी को बहुत ही आसानी होती है और उस गीले कचरे को एक खाद बनाया जा सकता है। तो इस कचरा मैनेजमेंट जैसी छोटी चीज पर भी हमें, मैं समझता हूं, ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंत में सबसे जरूरी यह है कि इन तमाम कामों को केवल सरकार का काम नहीं करना जाना चाहिए। ये आपकी योजनाएं हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और सभी अधिकारियों का, बलरामपुर सुगर मिल्स की पूरी टीम का, खासकर विवेक सरावगी और एक युवा योद्धा अवंतिका सरावगी को भी अपनी तरफ से आभार बताएंगे। अवंतिका ने भी सोचा होगा कि उन्होंने मुझे युवा योद्धा बनाया। मैं लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ और आपने नगरी से जिस हरित परंपरा का सूत्रपात करने का संकल्प किया है, वह निश्चित रूप से संपूर्ण देश के लिए अनुकरणीय होगा और हम सब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त समाज के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं।